नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मेघना। आज है 17 जनवरी और हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हम उसमें डिस्कस करेंगे जो भी करंट अफेयर्स है, उससे रिलेटेड थ्योरीज एंड उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे अगर हैं तो। ठीक है, उसके बाद से हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं, मेंस में आपको अपने आंसर्स में किस तरह की चीजें यूज करनी है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इससे कि आपको अपने आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं और एक एक्सप्रेसिव आंसर लिखने के लिए आप डेटा किस तरीके से कोट कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए करंट अफेयर्स की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी जो सेशन होता है करंट अफेयर का, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही है। आपको हिंदी में भी कंटेंट मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है। तो दोनों मीडियम्स के लिए ही है। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हर सेशन के बाद वहां पर पीडीएफ अवेलेबल होते हैं, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज हैं प्रीलिम्स और मेन स्पेसिफिक, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी हैं, तो अगर कोई टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो इस टेस्ट सीरीज को देख सकता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स। तो पहली न्यूज है कि पीएम प्राइम मिनिस्टर ने ओपन किया कैंपस आंध्र प्रदेश में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक न्यू कैंपस इनॉग्रेट किया है, किसका? नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, NACIN। और कहां पे खोला गया है? जो नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स एकेडमी, NACIN, ये ओपन किया गया। इसका कैंपस श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में इसका नया कैंपस जो है वो ओपन किया गया है। ठीक है, एक और न्यूज है कि जो पीएम मोदी अभी गए हैं अपने आंध्र प्रदेश केरला सदर्न विजिट पर गए हैं, तो इस टाइम पर वो एक और चीज इनॉग्रेट करेंगे। उन्होंने एक और चीज क्या नई इनॉग्रेट किया कि ग्लोबल एरोस्पेस बोइंग, मेजर बोइंग एट देवनहाली नियर बेंगलुरु के पास एक और ये कैंपस इनॉग्रेट किया है। ठीक है, बोइंग का ये जो कैंपस है ये एक हाईटेक एरोस्पेस पार्क है और यूएस के बाहर बोइंग की सबसे बड़ी फैसिलिटी होने वाली है। ठीक, यूएस के बाहर सबसे बड़ी फैसिलिटी होने वाली है, तो यहाँ पे ये चीज की गई। अब ये जो नया कैंपस बना है ना, यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे पीएम मोदी इंटरेक्ट करते हैं 74th और 75th बैचेस ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी, और जो ऑफिसर्स ट्रेनी है रॉयल सिविल सर्विसेज ऑफ भूटान, इन दोनों के साथ यहाँ पर इंटरेक्शन किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और फिर ये जो कैंपस बनाया गया है, जो अकेडमी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, इसको किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया है? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, WCO, या फिर इसे कहते हैं विश्व सीमा शुल्क संगठन, है ना। तो WCO जो है उसके हेडक्वार्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं कि इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। यू हैव टू रिमेंबर द हेडक्वार्टर्स ऑफ WCO, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए आपको इसके हेडक्वार्टर्स ध्यान में रखने हैं। विश्व सीमा शुल्क संगठन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है कि ये जो है वो क्यों अकेडमी बनाई गई? तो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी RS ऑफिशियल्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। तो ये एक प्रेमिनेंट इंस्टीट्यूशन है जिससे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी जो ऑफिसर्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं। कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स कंट्रोल में जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, इनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। अब देखिए, कोची गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो कि भारत में है। फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू बी फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी बाय इन 2015। 2015 में ये दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी से ऑपरेट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि ई गवर्नेंस या ई शासन से रिलेटेड न्यूज है। अब यूनियन मिनिस्टर राव इंदरजीत सिंह ने एमपी लेड्स में, एमपी लेड्स एक स्कीम है जिसमें एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर द रिवाइज्ड फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर एमपी लेड स्कीम। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि एमपी लेड स्कीम क्या है और जो ई साक्षी है
ई साक्षी का काम क्या है? तो ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशंस है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर द एमपी लेड स्कीम। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जिस तरीके से जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या एमपी हैं वो इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे इंगेज हो रहे हैं, तो उस चीज को ये रेवोल्यूशनाइज करेगा और मैनेज करेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको वो मॉनिटर या मैनेज कर सकते हैं डिजिटली इस एप्लीकेशन के द्वारा। ये चीज बोली गई है, इससे हेल्प मिलेगी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एनहांस होगा, स्विफ्ट रिस्पॉन्सेज आएंगे, जो भी इमर्जिंग नीड्स या इश्यूज हैं उन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में जो उनके स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं उसमें वो इजिली दूर रहकर भी डिजिटली उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो एमपी लेड स्कीम है वो क्या है। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंटल स्कीम, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंटल स्कीम इसका फुल फॉर्म है, जहां पर सांसदों को मुख्य रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता और सड़कों आदि के क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण पर जोर देना है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे एसेट्स बनाए जिस भी जगह से एमपी इलेक्ट हो रहे हैं वहां पर कुछ ऐसे डेवलपमेंटल ब्लॉक्स या डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब यहाँ पर एमपीज को क्या होगा, 5 करोड़ रुपए मिलता है, 5 करोड़ मिलता है और वो 2 इंस्टॉलमेंट्स पे उनको दिया जाता है कि आप अपने अपने एरिया में इस 5 करोड़ का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कुछ ना कुछ बनवाएं और वो सारे इनसे रिलेटेड होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, रोड्स। ये था आपका एमपी लेड स्कीम। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो स्कीम है वो 1993 पे लॉन्च हुआ था, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे इसका नोडल मिनिस्ट्री नहीं लिखा हुआ है, तो आप याद रखिए कि जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो उसका नोडल मिनिस्ट्री है और ये जो एमपी लेड स्कीम है इसके अंदर ही आती है। ठीक, ये हो गई चीज। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि क्रैश कोर्स दिया जाएगा, क्रैश कोर्स करवाया जाएगा किस पर, जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उस पर। क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि बाय द एंड ऑफ 2024 के अंत तक ये जो 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं रिप्लेस्ड होके पुराने क्रिमिनल लॉज को, उनका इम्प्लीमेंटेशन 2024 के अंत तक किया जाना है। ये प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। तो ऑब्वियसली इस पे इश्यूज क्या आ रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नीचे वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाया है। ग्रास रूट लेवल्स पे अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो क्या जो कोर्ट्स हैं वो उसके लिए प्रिपेयर हैं, क्या जो पुलिस फोर्स है वो उसके लिए प्रिपेयर है ना, एफआईआर वगैरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं उनमें चेंजेस करना है, तो बहुत सारी चीजें थी। तो अभी इसके लिए बोला गया है कि जो भी क्रिमिनल लॉज हैं उनके लिए क्रैश कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने क्रैश कोर्सेज और मूट कोर्ट प्रोसीडिंग्स तैयार की हैं ताकि पुलिस ऑफिशियल्स को पूरे देश भर में ट्रेन किया जा सके कि वो 3 क्रिमिनल लॉज को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगी। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए दिया जा रहा है। तो अब आपको 3 क्रिमिनल लॉज याद रखने हैं। तो पहला क्रिमिनल लॉ क्या था आपका, बीएनएस, जो कि भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता है। और ये किसको रिप्लेस करता है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जो कि कब आया था, 1860 में आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरा जो आपका लॉ है दैट इज बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो किसको रिप्लेस करता है, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, और ये आया था आपका 1873 में। तो ये देखिए लॉज ब्रिटिशर्स के टाइम के लॉज हैं, तो अब डायनेमिक हो गया है काफी, तो चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स तो करनी पड़ती है, तो इतने पुराने लॉ को अब जाकर अमेंड किया गया है। ठीक, और तीसरा है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया गया है वो कौन सा लॉ है, वो है आपका भारतीय साक्ष्य एक्ट। साक्ष्य मीन्स एविडेंसेस, तो भारतीय साक्ष्य एक्ट जो है सॉरी भारतीय साक्ष्य जो एक्ट है वो किसको रिप्लेस करता है, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। और ये कब लाया गया था, ये आया था 1872 में। ठीक, तो ये तीनों लॉज आपको ध्यान में रखने हैं अभी इस न्यूज के अकॉर्डिंग। फिर यहीं पर ये फंक्शंस दिए कि किस तरीके से ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा और उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ पर ये चीज दी हुई है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो एक और चीता की डेथ हो गई है कुनो नेशनल पार्क में, है ना। टोटल 20 चीता लाए गए थे, तो 20 में से अब 13 ही बचे हैं, है ना। 20 में से कितने बचे हैं, अब 13 ही चीता बचे हैं। अब ये जो चीता की डेथ्स हैं
उसके लिए अलग अलग रीजन से किया, तो वो यहाँ के एनवायरमेंट पे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस इसका रीजन है, ठीक है, तो बहुत सारे रीजन है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एक प्रोजेक्ट है जिससे री इंट्रोड्यूस किया जाएगा चीता को इंडिया में। प्रोजेक्ट चीता भारत में चीतों को फिर से पेश करने की एक पहल है ना, क्योंकि 1952 पे यहाँ पे चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था इंडिया में। अब यह परियोजना जो प्रोजेक्ट चीता है वो कब शुरू किया गया था, ये याद रखना है। 17 सितंबर 2022 को ये शुरू किया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के 20 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था, ठीक है, उनके द्वारा मतलब ये अनाउंस किया गया था। और कुनो नेशनल पार्क इसकी पहली साइट थी। अभी न्यूज में है कि जो गांधी सागर सेंचुरी है, गांधी सागर अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो सेकेंड साइट बनने वाला है जहां पर चीता को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन मंदसौर, मंदसौर में है। और अब तीसरी कंट्री कौन से बनने वाली, ये भी हमने डिस्कस किया था कुछ पिछले दिनों के करंट अफेयर्स में। तो केनिया, केनिया जो कि आपका अफ्रीका में ये कंट्री है, वहां से ये तीसरा कंट्री होगा नामीबिया और साउथ अफ्रीका के अलावा, जहां से चीता को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बिकॉज वहां का जो क्लाइमेट है वो कुछ तरीके से एमपी के गांधी सागर वाले क्लाइमेट और यहाँ वाले क्लाइमेट से क्या करता है, सूट करता है, इसलिए तीसरा साइट होगा, ऐसा बोला गया है, दूसरा साइट होगा, सॉरी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। तो जो होम मिनिस्ट्री है उसने एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया है, किसके लिए, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के लिए। तो जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है सीपीआर, एक गैर सरकारी संगठन है ना, सरकारी संगठन मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिसीव करती है फंडिंग अपने कॉर्पस के लिए, रिसर्च ग्रांट्स के लिए, और गवर्नमेंटल जो बॉडीज है वहां से फंडिंग रिसीव करती है। अब जो एफसीआरए एक्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गैर सरकारी संगठन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके मेंस में पूछा जाता है, इसलिए आपको एग्जाम्पल्स याद रखने की, जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है, ये सारे क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब एफसीआरए एक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है और यहाँ पर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने कुछ वायलेशंस किए थे रूल्स के, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो अब हम एक्ट को समझ लेते हैं कि जो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट या फिर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम है वो क्या कहता है। तो ये कब एक्ट किया गया था, जब इमरजेंसी लगी थी 1976 पर, तब ये एक्ट किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे डर था कि जो फॉरेन पावर्स हैं वो इंडिया के अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो बाहर से पैसा यहाँ की इकोनॉमी या यहाँ की इकोनॉमी में भेजते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज फंड हो जाती हैं। तो ऐसी चीज को रोकने के लिए इमरजेंसी के टाइम पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लागू किया गया था। अब ये लॉ क्या करता है कि रेगुलेट करता है फॉरेन डोनेशंस को, है ना। कानून ने व्यक्तियों और संघों को विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की, ताकि वे एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप तरीके से कार्य करें, ठीक है, ऐसा बोला गया था इस एक्ट में। और यहाँ पे इसको अमेंड भी किया गया था 2010 में, है ना, 2010 में इसको अमेंड भी किया गया था, ताकि इस लॉ को और ज्यादा कंसोलिडेट किया जा सके कि वो फॉरेन फंड्स को किस लिए यूटिलाइज कर रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम है, उसका काम बेसिकली ये है कि जो भी फॉरेन पावर्स इलीगल फंडिंग करते थे यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो चीज बंद करनी थी या उसको रिस्ट्रिक्ट करना था, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो यहाँ पे है इंडोनेशिया की एक न्यूज, माउंट मेरापी यहाँ पे एक वॉल्केनिक इरप्शन देखने के लिए मिला है। तो इंडोनेशिया के पश्चिम सुमित्रा, है ना, पश्चिम सुमित्रा में एक ज्वालामुखी का उत्सर्जन देखने के लिए मिला है, इसका एक विस्फोट हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो आपका जोग्राफिकल फिनोमेना उसमें वॉल्केनोस या जो आपका ज्वालामुखी वाला टॉपिक है, उसमें आपको कुछ रिसेंट एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे इंडोनेशिया है, ये किस जगह पर आता है, किस लोकेशन में आता है, और यहाँ पे इतने इरप्शंस जो है वो क्यों देखने के लिए मिलते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इतने वॉल्केनोज या अर्थक्वेक के इरप्शंस इस एरिया में क्यों देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको पता होगा सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में, शायद आपने ज्योग्राफी में तो पढ़ा होगा
कि जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है मींस रिंग ऑफ फायर वाला जो एरिया है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर इसको क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे ना ये बहुत ही टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स के लिए बहुत ही सेंसिटिव रीजन माना जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर जो है ना, एक के ऊपर एक ऐसे प्लेट्स होता है, तो ऐसे कोइंसाइड करती रहती है प्लेट्स, एक के ऊपर एक जाती, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रीजन है यहाँ पर ये, कि ये रीजन जो है वो 40,000 किलोमीटर्स का है ना, पूरा लंबा है और 500 किलोमीटर वाइड है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे ना ये इतना सेंसिटिव रीजन है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक, जो 90% से ज्यादा वर्ल्ड के भूकंप है वो इसी जगह पर अकर होते हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स काफी यहाँ पे रीजन सेंसिटिव है। और 75% से ज्यादा जो वॉल्केनोज हैं वर्ल्ड के, वो भी इसी रीजन में अकर होते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है इस रीजन के बारे में। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो ये जो टॉपिक है ये है आपके हेल्थ वाले टॉपिक से रिलेटेड, ये जो न्यूज है। अब यहाँ पे ओवर 38 पेशेंट्स ऑन मोर देन 1 एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन, ऐसा कहा है एनसीडीसी के सर्वे में। ठीक है, तो एनसीडीसी ने एक सर्वे रिलीज किया है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। एनसीडीसी क्या है? नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है आपका क्या? नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, या फिर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। अब यहाँ पे बात की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, तो हम थोड़ा सा इस आर्टिकल को समझते हैं कि यहाँ पे एक एनसीडीसी के द्वारा एक सर्वे किया जाता है। तो जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं एक्यूट केयर के लिए, जो लॉन्ग टर्म केयर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ उत्तर प्रदेश में, उनको एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है। ठीक, अब 20 में से 13 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सर्वे कंडक्ट किया गया इस टाइम पीरियड के बीच में, और बोला कि 70% से ऐसे पेशेंट्स ज्यादा हैं जिनको एक डोज ऑफ एंटीबायोटिक तो दिया ही जाता है। ठीक, अब कोई भी ऐसे पेशेंट्स पे किया गया है जो कि सिर्फ एक दिन के लिए हॉस्पिटल आ रहे हो, किसी भी रीजन से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, वो नहीं पता लगाया जाता है, उसके पहले ही उनको एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब किया जाता है ना। ये चीज हमारे लिए कंसर्निंग इतनी क्यों है? क्योंकि कुछ ही कंट्रीज है जहां पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR या फिर रोगाणु रोधी प्रतिरोध का जो कंसर्न है वो है, और उसमें से इंडिया एक है जहां पर India is among the few countries where antimicrobial resistance is notably high. अब ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब भी एंटीबायोटिक्स को बहुत ज्यादा उसका मिसयूज किया जा रहा है या आपको ओवर प्रेस्क्राइब किया जा रहा है, तब एक कंडीशन डेवलप हो जाती है कि अगर अब पैथोजेंस इतने ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं कंटिन्यूसली, ये सारे ड्रग्स देने से कंटिन्यूसली ओवर प्रेस्क्रिप्शन हो रहा है, तो ये पैथोजेंस इतने इवॉल्व हो गए हैं कि अब कोई भी न्यू ड्रग दिया जाएगा या मेडिकेशन दिया जाएगा तो वो उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको रेजिस्ट करने लग जाएंगे। तब ऐसी कंडीशन को कहा जाता है AMR। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कि जो AMR है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कि 1.27 मिलियन डेथ्स, ग्लोबल डेथ सिर्फ 2019 में इतनी डेथ्स हो गई थी AMR से डायरेक्टली। तो ये बड़ा डेटा है एक, और ये बोलता है कि 4.95 मिलियन डेथ्स पर ये कंट्रीब्यूशन दिखाता है ना। जैसे ही पैथोजेंस रेसिस्टेंट होते हैं टू द ड्रग्स को दैट वर यूज्ड अगेंस्ट देम, तो इन्फेक्शंस को हार्डर बना देते हैं और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी हो जाता है। जो भी इन्फेक्शन थे वो पैथोजेंस इवॉल्व कर करके इतने बड़े हो गए हैं, उस रिएक्शन को या इन्फेक्शन को इतना बड़ा बना दिया है कि अब उसको ट्रीट करना बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे सर्वे में बोला गया कि 72% ऐसे पेशेंट्स है जिनको एक एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब किया जाता है, 25.3 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको 2 एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, और 13% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको 3 एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, है ना। अगर ऐसे पेशेंट्स जिनको 2 से ज्यादा एंटीबायोटिक्स या 2 एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा रिस्क है एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए। इससे बाकी डिसीजेस भी हो सकती हैं, बाकी डिसीजेस का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा इससे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो यहाँ पे बोला गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कि कम से कम 150 कंट्रीज हैं जिन्होंने टोबैको कंजम्पशन को कम किया है ना, हैव ब्रॉट डाउन टोबैको कंजम्पशन, ऐसा बोला गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
तो अभी यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब आपको लग रहा होगा देख करके ये न्यूज क्या काम की है, बट जो आपका कार्डियोवास्कुलर वाला टॉपिक है ना, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस वाला, जहां पर हृदय रोगों के बारे में बोला जाता है, आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस वाले टॉपिक में, तो जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हैं वहां पर वो क्यों हो रही है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा होगा। और यहाँ पे अगर लोग स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर टोबैको का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो स्मोकिंग और टोबैको कंजम्पशन से क्या होता है कि निकोटीन का अमाउंट आपके ब्लड में आ जाता है, और जब एक्सेस में आपके ब्लड में आने लगता है ना, तो जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करता जाता है, धीरे धीरे नैरो करता जाता है। अगर नैरो इसका जो ये पाइप दिख रहा है आपको, अगर ये पाइप बड़ा होगा तो ऑब्वियसली इसमें से ब्लड इजिली फ्लो कर दिया जाता है, बट अगर ये पाइप पतला होते जाएगा, नैरो होते जाएगा, तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ब्लॉकेज में रिजल्ट करता है। और आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक से कितनी डेथ्स हो रही हैं और ब्लॉकेज का प्रॉब्लम कितना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस वाले टॉपिक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सामने आया है कि 2022 में हर 5 में से 1 व्यक्ति जो है वो स्मोकिंग करता है या फिर अदर टोबैको प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है, जबकि 2000 में ये डेटा था कि 3 में से 1 व्यक्ति ही, मतलब बोला गया था कि 1 इन एवरी 3 इन 2000 में ये डेटा था, लेकिन अब वो कंजम्पशन कितना बढ़ गया है, 1 इन 5 एडल्ट्स अराउंड द वर्ल्ड वर स्मोकर्स और कंज्यूम्ड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, ये बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके हेडक्वार्टर्स या मुख्यालय आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे सिचुएटेड है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। और इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मूल संगठन या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपका यूनाइटेड नेशंस। तो ये आता है किसके अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर आता है। इसके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन कब किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है हाँ, इसके फॉर्मेशन से क्वेश्चन भी पूछा था कि कब फाउंड किया गया था, ये डेट पूछा था या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज पर। तो यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि श्री राम के मार्ग पर मध्य प्रदेश चित्रकूट में दूसरा बड़ा धार्मिक स्थल बनेगा, ऐसा हमारे चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। ठीक, तो यहाँ पे मेले लगेंगे, दिवाली जैसे आयोजन होंगे और विश्व रामायण सम्मेलन या वर्ल्ड रामायण समिट भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो चित्रकूट जो है उसको किस गवर्नमेंट स्कीम के अंदर डेवलप किया जाएगा, तो चित्रकूट को डेवलप किया जाएगा IUDP इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, एकीकृत शहरी विकास परियोजना के तहत इसको डेवलप किया जाएगा। और ये जो इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है ना। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो चित्रकूट का डेवलपमेंट होने वाला है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा इसको डेवलप करने में। और इस स्कीम के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे 4 जो चित्रकूट है ना वो ऐसा 3rd डिस्ट्रिक्ट या 3rd प्लेस होगी MP से जिसको इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया जा रहा है। तो पहला कौन सा, एक तो आपका बुन्नी है, ठीक, बुन्नी फर्स्ट है, और दूसरा आपका है खुरई। ये दोनों के अलावा चित्रकूट ऐसी तीसरी जगह होगा जिसको इस प्रोजेक्ट के अंदर, इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे 4 आपके रूट्स बनाए जाएंगे। तो एक देख सकते हैं सीता रसोई से लेकर यहाँ वाला रूट हो गया आपका सीतामढ़ी तक, फिर छत्तीसगढ़ से अमरकंटक वाला रूट हो गया, फिर अमरकंटक से एक ये जबलपुर वाला रूट हो गया, और जबलपुर से ये राम मंदिर वाला जो रूट हो गया। इस 4 रूट्स को डेवलप किया जाएगा। तो 4 रूट्स बनाए जा रहे हैं, ये बोला गया है। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि आपका जो सिंहस्थ मेला ऑर्गेनाइज होने वाला है वो कब है, 2028 पे। तो हर 12 साल पे ये ऑर्गेनाइज होता है। लास्ट कब हुआ था, लास्ट हुआ था आपका 2016 पर, और हर 12 साल पे ऑर्गेनाइज होता है। तो अब अगला कब है, 2028 पर है। सिंहस्थ का मेला लगता है उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। तो अब शिप्रा नदी के पानी को निर्मल और आचमन लायक बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और यहाँ पे जल्द ही शिप्रा नदी प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, जिसमें इस पर्टिकुलर नदी के पानी को स्वच्छ कैसे बनाना है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, ठीक, ताकि जो भी गंदा पानी है, और गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है। अब तक क्या था कि जो इंदौर की कान्हा और सरस्वती नदी है वहां का जो गंदा पानी है वो शिप्रा में आकर मिलता था,
बट अब इस नदी का पानी साफ किया जाएगा और यहाँ पे शिप्रा नदी में ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जा रहा है ताकि नदी का पानी साफ हो जाए, इसके लिए 2028 के सिंहस्थ मेले के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। तो नेक्स्ट न्यूज एक प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट है, संकुआ महोत्सव। तो संकुआ महोत्सव कहाँ पे ये मनाया जा रहा है, ये मनाया गया है दतिया में। ठीक है, ये मनाया गया आपका दतिया में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये कौन सी नदी के किनारे दतिया, सिंध नदी के किनारे, सिंध नदी के बैंक पे दतिया सिचुएटेड है, ये चीज आपको याद रखनी है। जो इंपॉर्टेंट फेयर्स या महत्वपूर्ण मेले वाला टॉपिक आता है तो उसमें आपको याद रखना है जो संकुआ का फेयर है वो कहाँ पे लगता है, दतिया में लगता है। ठीक, ये हो गया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो यहाँ पे एक नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिया गया है। तो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, क्योंकि कल क्या था, नेशनल स्टार्टअप डे था, तो इस नेशनल स्टार्टअप डे में अवार्ड दिया गया है। और इसमें स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो हैं, वो हिमाचल प्रदेश भी है। तो कौन कौन से स्टेट्स हो गए, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, ये संयुक्त रूप से बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स बने हैं। ये एक साथ जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरीज में इन्होंने रैंक किया है। ठीक, अब गुजरात जो है इस रैंकिंग में चौथी बार आया, मतलब चौथे साल ये बेस्ट परफॉर्मर बना है। कर्नाटक को ये जो रैंकिंग है वो सेकेंड टाइम मिली है, ये चीज याद रखना है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो एमपी मध्य प्रदेश है वो कौन सी कैटेगरी में आया है। तो जो एमपी है वो किस में आया है, लीडर परफॉर्मर कैटेगरी में इसको रैंक मिला है। तो ये चीज याद रखनी है कि लीडर परफॉर्मर कैटेगरी में एमपी को रैंकिंग मिली है। ठीक, ये हो गया। अब इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है आपको देखने मिलेगा कि ऐसी रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया। जैसे यहाँ पे तो ये 2020 में पूछ लिया गया, उसके रैंकिंग के हिसाब से पूछ लिया, पुरानी चीज थी कि मध्य प्रदेश जो है, हाउ डिड द मध्य प्रदेश परफॉर्म इन द असेसमेंट ऑफ स्टेट्स फॉर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों की आकलन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा। क्या मध्य प्रदेश को अंडर अचीवर का दर्जा दिया गया, ठीक है, या फिर उसको टॉप अचीवर का दर्जा मिला था, या फिर रेटेड ही नहीं किया उस असेसमेंट, या फिर अचीवर का स्टेटस मिला तो इसको अचीवर का स्टेटस मिला था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं रैंकिंग पे बेस। तो अगर एमपी को कहीं पर रैंक मिला है तो आप ध्यान में रखिए कि कौन सा रैंक मिला है ना, इसको कहीं नोट डाउन कर लिया करिए ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहे कि हाँ ऐसी कोई रैंकिंग मिली। आप रिवाइज करेंगे तो ऑब्वियसली किसी चीज से रिलेट करके पढ़ेंगे कि हाँ एमपी की ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं तो इसमें शायद एमपी की अच्छी रैंकिंग हो सकती है, इस तरीके से पढ़ना है। अब मुझे एक चीज और याद आई है कि कल हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक, ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, तो एक चीज मुझे करेक्शन करना है। एक चीज मैंने शायद आपको नहीं बताई, या फिर मैंने बोला था कि 6 न्यू कंट्रीज ऐड की गई थी। तो 6 न्यू कंट्रीज जो ब्रिक्स में ऐड की गई वो कौन कौन सी कंट्रीज हमने पढ़ लिया था कल कि एक था आपका इजिप्ट। ठीक, इजिप्ट को ऐड किया। नॉर्मली इसमें 5 कंट्रीज है, ये सारी मेंबर कंट्रीज हैं, बट इजिप्ट जो रिसेंटली ऐड किया है, इथोपिया को ऐड किया है। ठीक है, इथोपिया को ऐड किया। ईरान हो गया, ईरान के बाद आ जाता है आपका सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बाद आता है आपका, सऊदी अरेबिया के बाद से आता है आपका यूएई और अर्जेंटीना। ये 6 कंट्रीज पढ़ ली थी। तो इसमें अर्जेंटीना जो है ना वो इसका मेंबर नहीं बना है। अर्जेंटीना इसका मेंबर नहीं बना है क्योंकि इसमें चाइना था, तो चाइना एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, इसलिए अर्जेंटीना ने इसका मेंबर बनने से मना कर दिया। मतलब और भी जो भी पॉलिटिकल चीजें हो सकती हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने बोला कि वो इस चीज को ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये चीज मुझे किसी ने करेक्ट की थी कमेंट सेक्शन में, तो थैंक यू। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज और हर नेम एट द मोमेंट, बट थैंक यू। आप ऐसी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। मुझसे भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, या फिर करंट अफेयर में कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, तो आप ऐसी चीजों को करेक्ट कर सकते हैं अगर आपको चीजें पता है तो। डेफिनेटली मैं इस चीज का बहुत ही मतलब आई एम ग्रेटफुल टू हिम हिज और हर कि जिसने मुझे करेक्शन बताया है। सो थैंक यू वंस अगेन। और यहाँ पे हम इतने सारे करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं, आज की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो आप इसको रिवाइज करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, वहां से एक बार रिविजन कर लीजिए, तो आपको लॉन्ग टर्म में भी इसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आप रोज करंट अफेयर्स देख रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं। तो लास्ट में जब एक साथ करंट अफेयर्स पढ़ने का जो बर्डन होता है नहीं आएगा और आप बहुत सारी चीजों से डेली बेसिस में भी अवेयर रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।